जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए बीएससी 6 सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल। पेपर का नाम है आपके जियोग्राफी ऑफ इंडिया। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होने वाले हैं कल यानी 29 मई 2026 को। ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बीएससी यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पर आपके बीए और बीएससी जियोग्राफी का जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही साथ करा दिया जाता है। ठीक है ना। तो हालांकि जो सिलेबस है, जो बुक है, आपके सेम पढ़ाई जाती है, तो इसको लेकर के आपको चिंता नहीं करना है। चाहे आप बीएससी में हो या फिर बीए में हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो डीडीयू का क्वेश्चन पेपर, जो डीडीयू का एग्जाम कराया गया था और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय का जो एग्जाम कराया गया था, दोनों क्वेश्चन पेपर का कॉम्बिनेशन मिला करके इस क्लास में आपके मॉडल पेपर बनाए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लास होने वाली है। टॉप 160 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस इस क्लास में रखे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। और भी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जिनका एग्ज़ाम 2028 या 29 में होने वाला, 2027 में, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विश्वविद्यालय है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, माँ कुंभरी, यानी देखें यूपी में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे संबंधित सभी कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के मैं नाम यहाँ पर भूल गया हूँगा, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है। टॉप 160 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस इस क्लास में रहने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास के बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ी सी और एक बात और आप सभी लोग सुन लीजिए। देखें, क्वेश्चन पेपर में या फिर मॉडल पेपर में बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, तो डाउट सेशन के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला से आप संपर्क कर सकते हैं 7607574584। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर बच्चों को हेल्प हो सके और आपको आंसर की मिल सके। ठीक है ना। हर साल फ्री में पढ़ाया जाता है, तो अपना योगदान जरूर दें, अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दें। ठीक है। चलिए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि हाइप जरूर कर दीजिएगा। HYPE हाइप का बटन बना होगा नीचे, पॉइंट मिलता है क्लास को। जितना ज़्यादा पॉइंट रहेगा क्लास उतना ज़्यादा रिकमेंड होगा बाकी बच्चों के पास। और एक लाइक मोस्टली कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास रिकमेंड हो। ठीक है। अब क्लास के बीच में आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है? तो यह लिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब से। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्लास के लास्ट में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो ध्यान से सुनकर जाएंगे। ठीक है, नहीं तो नुकसान होगा आप लोगों का। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या फिर ट्रांस हिमालय? हिमालय की सबसे प्राचीन जो श्रेणी है वो हिमाद्री है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है। इसमें मेरी आज कलम नहीं चल रही है। ठीक है, तो आज थोड़ा मैनेज करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर तीसरा, इसमें आपसे पूछा गया है, करेवा मिट्टी का जमाव कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। करेवा मिट्टी का जमाव पाया जाता है कश्मीर घाटी में। ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। कश्मीर घाटी में जब करेवा मिट्टी का जमाव होता है तो यहाँ पर जो केसर होता है ना, केसर, अखरोट, बादाम, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनका पैदावार बहुत ही अच्छा होता है इस मिट्टी में। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछा गया है, भारत में रेगूर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? रेगूर मिट्टी भारत में किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए आपका उपयुक्त है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, इसमें पूछा गया है, जेट स्ट्रीम किस प्रकार की हवाएं हैं? तो जो जेट स्ट्रीम होती हैं, यह ऊपरी वायु संरचना संचार हवाएं होती हैं। क्या होती हैं? जेट स्ट्रीम ऊपरी वायु संचार हवाएं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है, एल नीनो किस प्रकार की धारा है? तो जो एल नीनो होती है यह आपकी गर्म जल धारा होती है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, इसमें आपसे पूछा गया है, मानसून की उत्पत्ति किन हवाओं से संबंधित है? तो जो मानसून की उत्पत्ति होती है यह दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक हवाओं के कारण होती है। ठीक है ना। मानसून की उत्पत्ति किन हवाओं से संबंधित होती है? दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक हवाओं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, इसमें आपसे पूछा गया है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में भारत में AW प्रकार की जलवायु कहाँ मिलती है? तो AW प्रकार की जो जलवायु मिलती है ये कोरोमंडल तट पर मिलती है, यानी भारत के दक्षिण में। ठीक है ना, यानी मध्य प्रदेश वगैरह में। तो ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है।
मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना। भारत में सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? क्या कह रहा है? जैव विविधता क्षेत्र भारत में सबसे महत्वपूर्ण, तो ये है आपका पश्चिमी घाट प्रदेश। पश्चिमी घाट प्रदेश जैव विविधता क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा गया है, काली मिट्टी किन फसलों के लिए पहचान रखती है? काली मिट्टी कपास एवं मूंगफली के फसलों के लिए अपनी पहचान रखती है, या फिर सबसे ज़्यादा कपास और मूंगफली का उत्पादन होता है काली मिट्टी में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा युग्म सही नहीं है। तो डेल्टाई मिट्टी में जूट का उत्पादन अच्छा होता है, बिल्कुल करेक्ट है। लाल मिट्टी में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन अच्छा होता है। लेटराइट मिट्टी में कहवा यानी कॉफ़ी का उत्पादन अच्छा होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बी ऑप्शन आपका युग्म आपका सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, वनों के क्षेत्रफल में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? वनों के क्षेत्रफल में, ठीक है ना, प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो यह आपके मध्य प्रदेश का है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 15। इसमें आपसे पूछा गया है, नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। पीली क्रांति, भूरी क्रांति और बादामी क्रांति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, पीली क्रांति या तिलहन उत्पादन जैसे सरसों, सूरजमुखी से संबंधित है, ताकि खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। भूरी क्रांति क्या है? तो यह मुख्य रूप से उर्वरक उत्पादन, कोको या चमड़ा उत्पादन से संबंधित मानी जाती है। बादामी क्रांति या मसाला उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। इसमें पूछा गया है आपसे, देखें सदाहरित क्रांति का विचार किसने प्रस्तुत किया? सदाहरित क्रांति का विचार प्रस्तुत किया गया था एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। या फिर हरित क्रांति क्या पूछता है? देखिए क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी होता है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना। पूछता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जो मैंने कहा है क्वेश्चन पेपर, इस क्लास के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर अटेंड कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्वेश्चन पेपर। ठीक है, डीडीयू का ही क्वेश्चन पेपर है। देखिए जलवायु स्मार्ट कृषि का प्रमुख उद्देश्य है। जलवायु स्मार्ट कृषि का प्रमुख उद्देश्य होता है कृषि को जलवायु के अनुरूप बनाना। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पहली बार आपका एमसीक्यू एग्जाम हो रहा है, नहीं तो आपका रिटर्न होता था, है ना। नहीं तो क्वेश्चन पेपर होता तो मैं आपको प्रोवाइड करा देता। हालांकि चिंता की करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, बाकी सारे आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल रखता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, गेहूं उत्पादन की उत्पादकता में कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान रखता है? तो पंजाब रखता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। पंजाब में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रदेश गन्ना के उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है? तो इसमें देखें, गंगा यमुना द्वाब गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। रोहिलखंड का मैदान भी आपका प्रसिद्ध है। इसमें जो आपका बुंदेलखंड का पठार है ना, ये गन्ना उत्पादन के लिए नहीं पहचाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी तराई प्रदेश में भी गन्ना अच्छे खासे पैदावार होते हैं तराई क्षेत्र में। 21 नंबर क्वेश्चन क्या देखें, तंबाकू के उत्पादन में सर्वोपरि स्थान किस राज्य का है? तंबाकू के उत्पादन में सबसे आगे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज मेरी कलम नहीं चल रही है, इस वजह से क्लास थोड़ा स्लो है। ठीक है, देखें चाय के उत्पादन के लिए कौन सा प्रदेश पहचान नहीं रखता है? तो चाय के उत्पादन के लिए इसमें पहचान रखने वाले उत्तर पूर्वी प्रदेश हैं, दक्षिण पश्चिमी प्रदेश हैं और पश्चिमी प्रदेश भी हैं। ठीक है ना। इसमें देखें उत्तर पश्चिमी प्रदेश ये आपका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, अपनी पहचान नहीं रखता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23, इसमें पूछा गया किस प्रदेश में सिंचाई कृषि नहीं की जाती है। ये 4 प्रदेश है और चारों प्रदेशों में पूछ रहा है कहाँ पर आपकी सिंचाई कृषि नहीं की जाती है ना। तो ये आपके देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सिंचाई कृषि होती है, पूर्वी तट में भी और पंजाब मैदान में भी सिंचाई कृषि होती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र घाटी में आपकी सिंचाई कृषि नहीं होती है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 24, इसमें पूछा गया है कोयला उत्पादन के लिए कौन सी नदी घाटी सबसे महत्वपूर्ण है। तो कोयला उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका दामोदर घाटी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 25, इसमें पूछा गया है कौन सा कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी में विस्तृत नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सा कोयला क्षेत्र, ये चारों क्या है, कोयला क्षेत्र है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सोन नदी घाटी में आपका विस्तृत नहीं है। सोन नदी घाटी में सुहागपुर विस्तृत है, सिंगरौली विस्तृत है और उमरिया, ये तीनों सोन नदी घाटी में विस्तृत हैं और ये तीनों कोयला क्षेत्र हैं। कोरबा आपका इसमें विस्तृत नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26, इसमें पूछा है भारत में अनवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। अनवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत इन चारों में से कौन है। तो वह है आपका कोयला। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 27, इसमें पूछा गया है कि कौन सा पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र असम राज्य में विस्तृत नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा नाहरकटिया तेल क्षेत्र है ना, ये एक क्या है, पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है जो असम राज्य में विस्तृत है, तो बिल्कुल करेक्ट है। रुद्रसागर लखवा तेल क्षेत्र, ये भी असम राज्य में पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है और ये असम राज्य में विस्तृत है। और हुगरी जान मोरेन तेल क्षेत्र, ये भी असम राज्य में विस्तृत है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र ये यहाँ पे विस्तृत नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28, इसमें पूछा गया है तटीय रेखा के सहारे कौन सी तेल शोधनशाला स्थापित है। क्या कर रहा है, तटीय रेखा के सहारे है ना, इन चारों में से कौन सा है जो तटीय रेखा के सहारे तेल शोधनशाला स्थापित है। तो यह आपका विशाखापट्टनम है जो तटीय रेखा के सहारे तेल शोधनशाला स्थापित है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 29, इसमें पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट किस राज्य में स्थापित है। पहले आपका मध्य प्रदेश था लेकिन वर्तमान में अभी राजस्थान है, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा जीव ईंधन नहीं है। क्या कह रहा है, जीव ईंधन इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए इथेनॉल ये जीव ईंधन है, बायोडीजल जीव ईंधन है, बायोमास जीव ईंधन है, औद्योगिक कचरा जीव ईंधन नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सा लौह अयस्क खदान स्थित है। इतना याद रखिएगा, लौह अयस्क खदान कहाँ, छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थित है। तो याद रखेंगे बैलाडीला। ठीक है ना, बैलाडीला लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 32, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है कौन सा इन चारों में से कौन सा का इस्पात कारखाना कोयला खदानों के समीप या उन पर विकसित है। तो यह आपका विकसित है बोकारो। ठीक है ना, बोकारो जो इस्पात कारखाना है या बोकारो स्टील प्लांट है, ये एक ऐसा कारखाना है, ठीक है ना, कोयला खदानों के समीप या उन पर विकसित हुआ है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 33, इसमें पूछा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का अंग कौन नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का अंग कौन सा नहीं है। तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर, ये तीनों सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अंग है। एयर कंडीशनर आपका इसमें नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34, इसमें पूछा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे। तो ये कहा जाता है अहमदाबाद को। ये ऑप्शन आपका राइट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल लाइन कब चलाई गई। प्रथम रेल लाइन 1853 में चलाई गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर, इसमें पूछा है 2001 से 11 की दशाब्दी में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई। तो ये दर्ज की गई थी मिजोरम में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा है 2011 में विशाल मैदान के किस राज्य में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व था।
तो यह आपका बिहार में था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, इसमें पूछा गया है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह आपका केरल में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर, इसमें पूछा गया है शिशु मृत्यु दर के दृष्टिकोण से दयनीय स्थिति किस राज्य की है? तो यह उत्तर प्रदेश की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, पूछा गया है राज्य जनजाति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखें हिमाचल में भोटिया जनजाति निवास करती है, बिल्कुल करेक्ट है। असम में चकमा जनजाति निवास करती है, बिल्कुल आपका सुमेलित है। मणिपुर में कुकी जनजाति रहती है, यह भी आपका सही है। अरुणाचल प्रदेश में खासी जनजाति रहती है, आपका बिल्कुल गलत सुमेलित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 41, इसमें पूछा गया है भारत की पशुपालक जनजाति कौन सी है? भारत की पशुपालक जनजाति कौन सी ऐसी जनजाति है जो पशुओं को पालती है? तो वो है टोडा जनजाति, जो पशुओं को पालती है, गाय भैंस बकरी ये सारे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है कौन सी जनजाति गाय पालती है या भैंस पालती है, इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, कई तरीके से पूछ सकता है। देखो 42 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी राज्य में उच्चतम प्रभावी महिला साक्षरता किसकी है? तो यह मिजोरम की है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43, इसमें आपसे पूछा गया है सघन ग्रामीण बस्तियां किस प्रकार की शक्तियों का परिणाम होती है? तो यह केंद्राभिमुखी शक्तियों का परिणाम होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है सघन ग्रामीण बस्तियां किस नाम से नहीं जानी जाती हैं? सघन ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं ये किस नाम से नहीं जानी जाती हैं? तो देखिए संकेंद्रित बस्तियों को सघन ग्रामीण बस्तियां कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पूंजित बस्तियों को भी और एकत्रित बस्तियों को, इन तीनों को सघन ग्रामीण बस्तियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन अवखंडित बस्तियों को सघन ग्रामीण बस्तियों के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45, इसमें आपसे पूछा गया है जब गांव में चारों दिशाओं में से सड़कें आकर केंद्र में मिलती हैं तो बस्ती प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो यह बस्ती प्रतिरूप अरीय प्रतिरूप कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है अपर गंगा मैदान का कौन सा भाग गांवों का सबसे अधिक वितरण रखता है? तो यह गंगा यमुना दोआब जो है ये गांवों का सबसे अधिक वितरण रखता है, ठीक है ना। गांवों का सबसे अधिक वितरण रखता है गंगा का अपर गंगा मैदान का भाग, जो गंगा यमुना दोआब है ये गांवों का सबसे अधिक वितरण रखता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है नगरीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है? तो नगरीकरण की विशेषता होती है क्या? नगरों की संख्या में वृद्धि होती है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों को लोगों को पलायन, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कुल में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि होती है, ये नगरीकरण की विशेषताएं हैं। लेकिन प्राथमिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, नगरीकरण की विशेषता नहीं है। 47 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 48 48 नंबर, भारत में भूकंपों का सामना कौन सा राज्य विगत कुछ वर्षों से कर रहा है? तो यह उत्तराखंड है। बी ऑप्शन आपका राइट है ना। उत्तराखंड में आए दिन आपके भूकंप आते रहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है बेकार भूमि पर वन रोपण, चारा व घास प्रदेशों का विस्तार, वर्तमान वनों पर भार को कम करना, ये सभी क्या हैं? ये सभी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के उद्देश्य हैं, ठीक है। कौन नहीं है? तो नगरीय अर्थव्यवस्था में वनों के उत्पादों का महत्व बढ़ाना, ये आपका नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50, इसमें आपसे पूछा गया है राजस्थान का घाना पक्षी विहार किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो यह आपका प्रसिद्ध नहीं है बाघ के लिए, बाकी जलीय पक्षी कारा हिरन और सांभर, इन तीनों के लिए राजस्थान का घाना पक्षी विहार आपका प्रसिद्ध है, बाघ के लिए नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है सबसे ज़्यादा। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, सुनहरी रेशा के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? सुनहरी रेशा के नाम से जूट को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में कहवा यानी कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है कर्नाटका में। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 53 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 54। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में लंबा पूछा है ना, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भारत का? तो यह आपका है नेशनल हाईवे 44। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? तो यह आपका जोड़ती है स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है, यह आपका जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो यह आपका जामनगर में स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है बॉम्बे हाई किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका बॉम्बे हाई है यह आपका खनिज तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में झारखंड में है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के किस तटीय क्षेत्र में है? तो यह मालाबार तट में है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर, इसमें पूछा है भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में स्थापित किया गया तारापुर में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी सन 2000 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 62। इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है तो ये आपका है दमन और दीव। किसकी बात कर रहा है? लिंगानुपात की बात कर रहा है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है केंद्र शासित प्रदेश? तो यह आपका है दमन और दीव। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है भारत में साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? साक्षरता दर 2011 में भारत की कितनी थी? 74.04%। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है ना? तो ये राज्य है आपका केरल। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपसे पूछा गया है जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत की कुल अवस्थाएं 4 होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अभी आपका होमवर्क रहेगा, जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 67। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में 31.16% था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है प्रवास के अपकर्ष कारक में कौन शामिल नहीं है? प्रवास के अपकर्ष कारक में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल है बेरोजगारी, गरीबी, प्राकृतिक आपदा, अच्छी शिक्षा आपका शामिल नहीं है इसमें। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार प्रसिद्ध है खनिज के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन और अतिचारण। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वनोन्मूलन यानी पेड़ पौधों या फिर जितने पेड़ हैं उन सभी की कटाई, और अतिचारण यानी ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को चराना, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चराना, ये मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है। गाय, भैंस, बकरी ये सभी जब ज़्यादा से ज़्यादा अतिचारण करेंगे, अपना खाना खाएंगे, तो छोटे पेड़ पौधे बड़े नहीं हो पाएंगे, है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। और पेड़ पौधे काटेंगे तो भी पेड़ पौधे एक तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, तो उगेंगे कहाँ से जब
गाय भैंस बकरी चरती रहेंगी तो, ठीक है ना। तो मरुस्थलीकरण का ये मुख्य कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी वनों को बचाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे मेधा पाटेकर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये आपका शुरू होता है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना होती है 2010 में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 76 इसमें आपसे पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये आपका 2.4% है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपसे पूछा गया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सी ऑप्शन आपका राइट है 77 का। अब इसको याद कर लीजिएगा, किताब में से आप इसको पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछता है, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो जब आपको 8 राज्य याद होंगे तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। हालांकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके तो ये जुबान पर होता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के भूगोल में ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। देखिए भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो इनके बीच में पाक जन संधि और मन्नार की खाड़ी ये दोनों संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 78 का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है। तो जो लक्षद्वीप है यह आपका 47 द्वीपों का समूह है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सॉरी, इसमें देखेंगे जो लक्षद्वीप है ना, पूछा है कितने द्वीपों का समूह है। 36 द्वीपों का समूह है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 79 का। सॉरी फॉर सी आपका गलत है, 47 नहीं है 36 है ना। 36 47 में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, इसकी वजह से गलती हो गया, है ना। तो लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है, 36 याद रखेंगे, 36। चले अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, नई मूर द्वीप कहाँ स्थित था। जो नई मूर द्वीप है ना, ये आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, देखें डोडा बेट्टा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है। क्या करा है, डोडा बेट्टा चोटी ये आपका है कहाँ पर, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है। जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर है। कहाँ पर, शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है। तो जो चिल्का झील है यह खारे पानी की लैगून झील है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से, ठीक है ना। गंगा नदी भारत में, यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 85 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, भारत का रूर किसे कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड आपका संबंधित है दूध उत्पादन से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है, काली क्रांति किससे संबंधित है। काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो हरिके बैराज से होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 91 पूछा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध ये आपका सतलुज नदी पर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो जो टिहरी बांध है ना ये भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 93 इसमें पूछा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए एक बार एग्जाम हो जाता है ना और क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ये समझ में आ जाता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछने क्या वाला है। हालांकि ये आपकी पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है ना। बट चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बी सेमेस्टर वाला आपके साथ है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है सिल्क सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चले देखेंगे प्रश्न नंबर 96 इसमें पूछा गया है भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर भारत को 4 भागों में बांटा गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है 96 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 97 इसमें आपसे क्या पूछा गया है सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो सुनामी शब्द है ना ये आपके जापानी भाषा से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 98 इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मेरी कलम आज नहीं चल रही है ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा किस रिपोर्ट में दी गई। ब्रंटलैंड रिपोर्ट में दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा, है ना। चलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 100 इसमें आपसे पूछा गया है ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ओजोन परत की क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस जिम्मेदार होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर पूछा गया है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया अरावली श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है। तो इसका सर्वोच्च बिंदु है गुरु शिखर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हिमालयी क्षेत्र कौन सा है। तो यह आपका कश्मीर हिमालय है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर है मानसून सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है। ठीक है, इन चारों में से मानसून सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है। तो केरल राज्य में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें पूछा गया है ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा भारत में है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर इसमें आपसे पूछा गया है ग्रीष्म ऋतु के दौरान ITCZ का खिसकाव कहाँ होता है। इसका खिसकाव गंगा के मैदान में होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 108 नंबर इसमें पूछा गया शीतकाल में भारत में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। तो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट आपका जिम्मेदार होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन अल नीनो का संबंध सामान्यतः भारत में किस घटना से है। अल नीनो का संबंध सूखा या कमजोर मानसून से संबंधित होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 110 नंबर इसमें पूछा गया है कोपेन के अनुसार मालाबार तट पर पाई जाने वाली लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु को कौन से कोड से प्रस्तुत करते हैं। तो इसको AMW से प्रस्तुत करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है देखिए पूछा गया है DFC जलवायु ठंडी आर्द्र सर्दियाँ और छोटे गर्मी कहाँ पाई जाती हैं। यह पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 112 नंबर इसमें पूछा गया भारत के किस क्षेत्र में AS जलवायु प्रकार शुष्क ऋतु में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। बी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 113। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यमुना नदी को। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो नदी दक्षिण की गंगा नाम से जानी जाती है, नदी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी? गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 115। इसमें पूछा है कौन सी नदी मानसरोवर झील के निकट उत्पन्न होती है? मानसरोवर झील के निकट उत्पन्न होती है सिंधु नदी। डी ऑप्शन आपका राइट है 115 का। चलिए अगला क्वेश्चन 116 नंबर। इसमें पूछा गया है नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? ठीक है ना, तो जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो यह आपका बना है सतलुज नदी पर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर पूछा है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है ना? ताजे पानी की झील सबसे बड़ी भारत की, तो यह वूलर झील है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 119 नंबर, चिल्का झील स्थित है, कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर। इसमें पूछा ठीक है 120 नंबर है, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है। देखें मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? मैंग्रोव वन ये आपका स्थित है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 121, सागौन किस वन में पाया जाता है? तो जो आपका सागौन है ना ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है 121 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यह आपका जो पाइन है यह समुद्र वृक्ष ठीक कौन सा वृक्ष है? तो पाइन वृक्ष जो है यह समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123 नंबर, कल्याण सोना कल्याण सोना किस्म है, किसका किस्म है? तो यह गेहूं का किस्म है कल्याण सोना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 124। इसमें पूछा है भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है नगदी फसल से संबंधित नहीं है, गन्ना नगदी फसल है, कपास नगदी फसल है, जूट नगदी फसल है, गेहूं आपका नगदी फसल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 125 का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 126। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जब भी भारत में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो आप जान जाइएगा एम.एन. स्वामीनाथन की बात कर रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127। इसमें क्या पूछा गया आपका हरित क्रांति के प्रारंभिक लाभार्थी राज्य कौन से थे? तो इसमें आपके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश थे। बी ऑप्शन आपका राइट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 128 नंबर पूछा है भारत गंगा के मैदान में उच्च जनसंख्या संकेंद्रण का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है उपजाऊ मिट्टी और पानी की उपलब्धता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है डल्ली राजहरा क्षेत्र स्थित है। डल्ली राजहरा क्षेत्र ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर पूछा है भारत का 90% से अधिक कोयले का उत्पादन किस क्रम की चट्टानों द्वारा होता है? तो यह आपका होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 132 नंबर पूछा है 2024-25 तक भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक 44.11% है? तो यह ओडिशा का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 133 झारखंड के किस स्थान को भारत की अभ्रक राजधानी माना जाता है? भारत की अभ्रक राजधानी किसे माना जाता है? तो कोडरमा को माना जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 133 का। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मोनाजाइट रेत थोरियम का स्रोत सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? मोनाजा मोनाजाइट रेत थोरियम का स्रोत का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। केरल तट में, सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलिए प्रश्न नंबर 35 इसमें आपसे पूछा गया है 135 है ना। खान मंत्रालय 2024 के अनुसार किन दो खनिजों की हिस्सेदारी मूल्य के अनुसार कुल खनिज उत्पादन का 80% है? तो यह आपका लौह अयस्क और चूना पत्थर का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में पाए जाने वाले कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता कौन सी है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयला, सी ऑप्शन आपका राइट है 136 का। ठीक है। चले अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, किस एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मन तकनीकी सहयोग से की गई थी? तो राउरकेला की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, आईटी उद्योग के कारण किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 140 इसमें आपसे पूछा गया है, जून 2025 तक भारत में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो राजस्थान है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो गोवा में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय जनसांख्यिकी में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? महान विभाजक वर्ष के रूप में 1921 को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, गंगा के उपजाऊ मैदान में किस प्रकार की बस्ती प्रतिरूप सेटलमेंट पैटर्न पर पाया जाता है? तो यह संहत या गुच्छित एक जगह जमा पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, भारत के किस क्षेत्र में प्रकीर्ण बस्तियां बिखरी हुई सबसे अधिक पाई जाती हैं? तो यह हिमालय की ढलान और पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में तीव्र शहरीकरण की सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी समस्या है मलिन बस्तियों स्लम्स का प्रसार। बी ऑप्शन आपका राइट है 145 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, त्रिकोणीय विधि का उपयोग करके भारतीय शहरों का व्यवस्थित कार्यात्मक वर्गीकरण किसने प्रदान किया? तो अशोक मित्रा ने किया। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, सह्याद्री के नाम से। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 148 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 इसमें आपसे क्या पूछा गया है, भारत का मानक यामोत्तर कौन सा है? भारत का मानक यामोत्तर है ना, ये आपका कौन सा है? ये आपका होता है 82 डिग्री और 30 मिनट पूरब। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 150 इसमें सूची दिया गया है, सूची 1 में दोआब है और सूची 2 में नदियां हैं। बस्ती दोआब, ठीक है, लिखते चले जाएंगे। बस्ती दोआब आपका पाया जाता है ब्यास एवं सतलज नदी में। ठीक है। बारी दोआब ये किस नदी पर पाया जाता है? बताइए आप सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। ठीक है, यह पाया जाता है ब्यास एवं रावी पर। जो रचना दोआब है ये किस नदी पर है बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। ठीक है ना, सी का ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है, रावी एवं चिनाब। ठीक है ना। चाज दोआब ये कहाँ पाया जाता है? तो ये है आपका चिनाब एवं झेलम पर पाया जाता है। तो डी का हो गया आपका इसमें दूसरा। तीसरा पहला, चौथा दूसरा। ठीक है। तीसरा सबसे पहले आपका दिया है तीसरा पहला
चौथा और दूसरा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 150 का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 152। इसमें पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 153। पीली क्रांति है ना किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 154 नंबर, इसमें पूछा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेधा पाटेकर थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 156। इसमें पूछा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत है? 2.4%। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 36। 57 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 पूछा गया है टोडा बेट्टा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है? तो नीलगिरी में है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 159। इसमें पूछा गया है जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 160। इसमें पूछा गया है भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं 7607 ठीक है 74584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। देखिए कलम आज चल नहीं रही थी, इस वजह से क्लास भी आज थोड़ा स्लो हुआ है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।